हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे यूपी करंट अफेयर्स, जो कि आज डे 17 है उसके तहत। तो यूपी करंट अफेयर्स में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार ये दिया गया, और ये जो यूपी करंट अफेयर्स है ये अगस्त से और फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक की जो घटनासार आई थी उसका है। ठीक है। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार ये 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला चीज़ है कि किसके द्वारा गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा ये दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? कवियों को दिया जाता है, युवा कवियों को। ठीक है। इस बार 5 युवा कवियों को सम्मानित किया गया। इनको जो है, इनके पुरस्कार जो है 1-1 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ठीक है। और जो ये दिया गया है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, तो सब कवि देखते हैं। तो कवि हैं पंकज प्रसून हैं, निशा सिंह नवल हैं, डॉक्टर प्रभांशु कुमार हैं, कृष्ण कुमार कनक हैं, वेद मित्र शुक्ल हैं। 5 लोग हैं। तो पंकज प्रसून, निशा सिंह नवल, डॉक्टर प्रभांशु कुमार, कृष्ण कुमार कनक, वेद मित्र शुक्ल। तो पंकज प्रसून की जो उनकी जो रचना है तब गीतों ने साथ निभाया के लिए दिया गया है। निशा सिंह को मैं निशा हूँ, प्रभांशु कुमार डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह प्रभांशु कुमार, कृष्ण कुमार कनक को उलझाता छवि जाल तुम्हारा, और वेद मित्र शुक्ल को एक समंदर गहरा भीतर। तो इनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। और ये 5 कवियों को दिया गया है, जिसमें है पंकज प्रसून, निशा सिंह नवल, प्रभांशु कुमार, कृष्ण कुमार कनक, वेद मित्र शुक्ल। इन 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें 1-1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने के लिए अलीगढ़ पलवल हाईवे पर वाहनों का भार कम करने के साथ ही लोगों की सुविधा के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे जो होगा ये 6 लेन का होगा। ये NHI, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, के द्वारा जो है बनाया जाएगा, के द्वारा अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अलीगढ़ पलवल हाईवे 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है। इसमें जो 3 राज्य हैं तो ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ता है। NHI भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित होने से लोगों, ये उत्तर प्रदेश का पहला है रेल कोच हेरिटेज पार्क और रेल और रेस्टोरेंट। ठीक है। जो रेलवे की हेरिटेज की जानकारी के लिए रेल कोच हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है, और रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन भी मिल सकेगा सबको। ठीक है। वर्ष 2022 में रेलवे ने 2000 वर्ग मीटर ज़मीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की LDCS प्रणाली। अब ये हम लोग LDCS प्रणाली क्या है? तो लीगल, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। लीगल एड डिफेंसिव कंसल्टेंसी सिस्टम, LDCS प्रणाली, लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम इसका नाम है। एक कानूनी
सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के बोलते हैं इसे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त कानूनी सहायता देने और छोटे छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। 2 वर्ष के लिए लागू किया। ठीक है, ये भी एक चीज़ है कि इसे लागू कितने दिनों के लिए किया गया है, तो ये 2 वर्ष के लिए लागू किया गया है। लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली, ठीक है, LDCS। आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, आम जनों को कानूनी सहायता देने के लिए LDCS को लागू करने का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवा प्रदान करना। यह पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। किसी के द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित इसका सीधा लाभ ले सकेगा। यूपी ने शुरू किया शक्ति दीदी अभियान। ठीक है, शक्ति दीदी अभियान शुरू किया है और ये जो है उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पुलिस के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर जो जून 2023 में मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान, मिशन शक्ति के तहत अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मिशन शक्ति के तहत ही जो है चालक दीदी करके प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया, उसी के तहत ये शक्ति दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी के उद्देश्य से ये शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। शक्ति दीदी के तहत जो अभियान है इस शहर, गांव और सोसाइटी सभी वर्गों की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी शक्ति दीदी अभियान के तहत दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 जो है लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जो उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति है, तो इस नीति का उद्देश्य निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना तथा जन सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप का विकास करना। इस नीति से नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप का तात्पर्य ऐसी सुनियोजित और विकसित टाउनशिप से है जिसके अंतर्गत सभी भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधा सहित रहने, कार्य करने और मनोरंजन की सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्रावधान हो। टाउनशिप के विकास हेतु अनिवार्य न्यूनतम सुविधाओं में 24 मीटर चौड़े मार्ग से सुगम पहुंच की सुविधा होगी, नियमित जलापूर्ति होगी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होगी। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़ एवं 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 25 एकड़ होगा। तो इसमें एक ही ये ध्यान देने वाली एक बात है कि भाई अगर 2 लाख से आबादी कम है तो 12.5 एकड़ में ये बनाई जाएगी और 2 लाख से अधिक है तो टाउनशिप का क्षेत्रफल जो है 25 एकड़ में होगा। NCR के अंतर्गत लाइसेंस हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ है। इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल को कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। पहले महाराष्ट्र हो गया था, अब महाराष्ट्र को पीछे करके यूपी जो है चीनी उत्पादन में टॉप पे आ गया। गन्ना उत्पादन में तो पहले ही था। उत्तर प्रदेश फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना था।
वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश ने 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने 129 लाख टन का किया और महाराष्ट्र ने 105 लाख टन का किया। चीनी मिल अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का 2348 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है, जबकि महाराष्ट्र सिर्फ 1413 लाख टन का ही उत्पादन करता है गन्ने का। और चीनी मिलों के अगर कुल गन्ना पेराई से जो है चीनी मिलों की अगर संख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें 118 परिचालित हैं, और महाराष्ट्र में 246 में 210 परिचालित हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। अभी इसमें पूछा जा सकता है कि पहल के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो ग्रामीण बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है वो पहल के अंतर्गत किया गया है। और ये पहल शुरू किसके अंतर्गत किया गया है, किसके द्वारा, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग और IIT कानपुर के द्वारा जो है शुरू किया गया है। IIT कानपुर इसमें सहयोग करेगा, ठीक है, उसका माध्यमिक शिक्षा विभाग का। राजकीय UP सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, और ये IIT कानपुर के सहयोग से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण बच्चों की शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच हो। पहल जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को कम करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम ये अभी क्वेश्चन ये पूछेगा पहल कार्यक्रम क्या है, या कहाँ शुरू किया गया, किसने शुरू किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल हेल्थ कार्ड देश का पहला राज्य बना है, वो भी चाइल्ड के लिए। 6 मई 2023 को हर छात्र की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। तो यहाँ पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, ये लखनऊ स्मार्ट सिटी और नगरीय विकास विभाग द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। 25,000 का स्वास्थ्य बीमा लाभ भी दिया जाएगा और डिजिटल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, क्योंकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसके माध्यम से दी जा सके कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, बेटर। अब उत्तर प्रदेश में 54 GI टैग मिल रहा है, 54 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है उत्तर प्रदेश के। और भारत के अनेक देसी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पहले से ही दुनिया भर में कुछ उत्पादों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि विशेष स्थानों में संबंध रखने वाले उत्पादों को अब GI टैग भी दिया जाने लगा है। इससे उत्पादों की स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाने में काफ़ी मदद मिलती है। वर्तमान समय में भारत सरकार जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दे रही है, तो उसमें GI टैग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो वो बहुत ही सराहनीय कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश के 54 उत्पादों को मिल चुका है GI टैग। इसी क्रम में जो है चेन्नई में इसका मुख्यालय है
भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 उत्पादों को, पिछले साल 2023 में 20 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 उत्पाद जो थे उसमें था आगरा का लेदर फुटवियर तथा जलेसर का मेटल क्राफ्ट को ये दिया गया। यूपी के जो 7 और इसके पहले जो दिए गए थे, जो जून 2023 में दिए गए थे जिनको जीआई टैग, उसमें था संभल हैंडक्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तार कसी, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग प्रदान किया गया। अमरोहा का जो ढोलक है ये प्राकृतिक लकड़ी का बना है, जो आम, कटहल और सागौन की लकड़ी से बना। महोबा का गौर पत्थर से हस्तशिल्प, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है, अद्वितीय और नरम पत्थर से बना शिल्प है जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी तारकसी, लकड़ी पर पीपल के तार जड़ने का लोकप्रिय कला रूप जिसका उपयोग खड़ोस बनाने के लिए किया जाता है। संभल हॉर्न शिल्प, मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से बना हाथ शिल्प, संभल का हॉर्न शिल्प। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत और मेरठ ने अपने असाधारण हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पादों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है और वे पीढ़ियों से सूती धागे का उपयोग करके कपड़े के उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में विशेष रूप से सूती धागे का उपयोग किया जा रहा है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी और उसके पड़ोसी क्षेत्र लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है। कालपी का हस्त निर्मित कागज, गांधीवादी मुन्ना लाल खदरी ने 1940 के दशक में इस शिल्प को औपचारिक रूप से पेश किया। कौन सा है? कालपी हस्त निर्मित कागज जो था ये गांधीवादी मुन्ना लाल खदरी ने किया। इसे अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश, इससे पहले 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला था जिससे मशहूर बनारसी पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भाटा और आदम चीनी चावल जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। इस साल यूपी को कुल 20 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसके तहत 54 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है यूपी के। यूपी सरकार की 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी मिली। तो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सोनभद्र के ओबरा में 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। प्रत्येक बिजली संयंत्र की क्षमता 800 मेगावाट की होगी और इसे 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। परियोजनाओं को यूपी सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के साथ 50% की भागीदारी में क्रियान्वित किया जाएगा। यूपी सरकार और एनटीपीसी, इसमें 30% इक्विटी दोनों पक्षों की ओर से दी जाएगी और 70% हिस्सा वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में लिया जाएगा। ये संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ होंगी जिन्हें 500 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिल गई। आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, बेसिक शिक्षा अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यालय होगा प्रयागराज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। यह मानसून सत्र में पेश किया गया था। विधेयक को मसौदा के अनुसार आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों
अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षक, संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक, अनुदेशक का चयन किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में संबद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। अभी तक विभिन्न विभागों में शिक्षकों के चयन के लिए संस्था स्तर की चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग की ओर से अलग अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसको उपयुक्तता प्रदान देने योग्य शिक्षकों व अनुदेशकों के चयन के लिए इस आयोग का गठन किया जा सकता है। प्राविधिक शिक्षण संस्थान व संस्कृत विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि प्राविधिक शिक्षण संस्थान व संस्कृत विद्यालय इससे अलग रखे गए हैं। नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य जो है 3 साल का कार्यकाल होगा और 65 वर्ष की आयु तक के लिए ये नियुक्त हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अध्यक्ष व सदस्य नहीं बन सकेगा। नए आयोग के अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ IAS व प्रमुख शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सेवा व अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया है। जून 2023 को उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को गांवों में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध उत्पादक आराम से गांव में ही स्थानीय स्तर पर ही बेहतर दूध की बिक्री कर सकेंगे उचित मूल्य पर। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोलने के साथ ही एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया। डेयरी विकास पोर्टल बनाया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में 5 डेयरी FPO स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भागीदारी रहेगी। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का नोएडा में अनावरण किया गया। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोला गया। उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2023 में किया गया। इस पार्क को वेद वन पार्क के नाम से जाना जाता है। वेद वन पार्क, वैदिक थीम वाला पार्क जैसे वेद वन पार्क। इसमें लेजर शो, दीवार पेंटिंग और मूर्तियों के माध्यम से जो वैदिक साहित्य हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के अंशों को उजागर किया जाएगा। यह स्थान बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पेड़ पौधों का घर है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। पार्क का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ और इसका निर्माण पर 27 करोड़ का खर्च आया। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। इसमें कश्यप, अगस्त, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आत्रि, गौतम और भारद्वाज। पार्क में एक वैदिक ज्ञान केंद्र भी है, जो वैदिक साहित्य की गहराई में जाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर PPP मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी मंजूरी मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी मार्च में। इसमें संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से
इसका नाम जो होगा वो संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड ऑपरेल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला ये मेगा टेक्सटाइल पार्क है। इस 1200 करोड़ इसमें खर्च आ रहा है, 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अपरोक्ष रोजगार सृजित होंगे। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ जमीन से इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई और लखनऊ की सीमा पर स्थित आंटगढ़ी सौरा, अटारी, रुदानखेड़ा, विशुनपुर, जिंदाना, पारा, भदराही, सलेह नगर, शाहमऊ गांव तब मलिहाबाद तहसील की ज़मीन ली जाएगी। पार्क को धरातल पर उतारने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को इसके लिए 1033 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। देश का पहला रोपवे वाराणसी में शिलान्यास किया गया इसका। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क की आधारशिला रखी। इस रोपवे के निर्माण को जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में ही अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे द्वारा संचालित होता है। लापाज में और मैक्सिको सिटी, यह जो है वाराणसी में है, इसके अलावा मैक्सिको सिटी में है। ऐसा ही जो रोपवे के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया और लापाज में। तो जो लापाज है ये कैपिटल है बोलिविया की, ठीक है, और मैक्सिको सिटी मैक्सिको कैपिटल है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदलिया तक इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस रोपवे में कुल 5 स्टेशन कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदलिया होंगे। हम हाइब्रिड एनुअल मोड मॉडल पर इस परियोजना को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें कुल 218 केबल कार लगेंगी। एक केबल कार में 10 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। इस पर कुल 644 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की कंपनी बार्थोलेट इसका निर्माण कर रही है। विश्व भारती सम्मान दिया गया, ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व HOD रह चुके हैं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत 5,01,000 रुपये का नगद पुरस्कार, 5,01,000 का पुरस्कार दिया जाता है। अंग वस्त्र दिए जाते हैं, अंग वस्त्रम जो साल होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खेल सम्मान दिया गया, जिसमें के तहत लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दिए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये 24 जनवरी जो उत्तर प्रदेश दिवस था उस दिन दिया गया, यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है महिलाओं को दिया जाता है और लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है। सामान्य वर्ग में इसमें ज्योति शुक्ला रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, नेहा कश्यप 2020-21 के लिए दिया गया। नेहा कश्यप, ज्योति शुक्ला हैंडबॉल से संबंधित है। नेहा कश्यप वुशु से संबंधित हैं 2021-22। सामान्य वर्ग में मनीष भाटी को वुशु से संबंधित हैं और वहीं तरुणा शर्मा को जूडो से संबंधित है। इनको वेटरन वर्ग में सम्मानित किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार में मोहित यादव जो वेटरन वर्ग में है, सामान्य वर्ग में लखनऊ मोहित यादव और वेटरन वर्ग में राहुल सिंह को दिया गया, ये हॉकी से संबंधित। जनार्दन सिंह को दिया गया, कुश्ती संबंधित है। ये गाय मोहम्मद आरिफ को दिया गया, ये हॉकी संबंधित है वेटरन वर्ग में। राधे श्याम सिंह को ये एथलेटिक्स में सम्मानित किया गया इनको। दिव्यांग जन श्रेणी में सुहास एलवाई ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित।
विवेक चिकारा को जो तीरंदाजी में है। दीपेंद्र सिंह ये शूटिंग में है। जो सुहास एलवाई हैं ये नोएडा के डीएम, गौतम बुद्ध नगर के डीएम थे। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत ये आईएएस अधिकारी है सुहास एलवाई, और ये पैरा ओलंपिक गेम्स में गए थे खेलने भारत की ओर से बैडमिंटन। पुरुष खिलाड़ी इन्होंने रजत पदक जीता था वहाँ पे पैरा ओलंपिक में, सुहास एलवाई। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई कांस्य प्रतिमा के साथ 3,11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अभी हम लोगों ने विश्व भारती पुरस्कार देखा, 5,01,000 की राशि और वांग वस्त्र दिया जाता है। इसमें 3,11,000 की राशि तथा रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति और लक्ष्मण जी की मूर्ति प्रदान की जाती है, कांस्य प्रतिमा होती है। उत्तर प्रदेश की जो खेल नीति जो है, ये पहली खेल नीति है 2023 उत्तर प्रदेश खेल नीति लागू की गई खेल और खिलाड़ियों को भी बढ़ावा देने के लिए। पर इसके कुछ बिंदुओं को अगर देखें तो खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर ट्रेनिंग तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का खेल समय आवश्यक कर दिया गया है। शारीरिक शिक्षा एवं योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी मॉडल के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशंस एवं खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इससे लाभ होगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन और अकादमियाँ अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा तथा प्रशिक्षण कैंप प्रशिक्षकों आदि को संचालन किया जाएगा। खेल नीति के लागू हो जाने से देश व राज्य के खिलाड़ियों की खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा खेलों में रोजगार को अवसर बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे। खेल विश्वविद्यालय खेल विकास प्राधिकरण खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उत्तर प्रदेश में लाने के लिए खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी तथा सेवा प्रदाताओं में वृद्धि होगी। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेन है तो देखिए, स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया जाएगा। राज्य खेल विकास कोष जो 10 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत। इसके अलावा ये सब है। इसके अलावा इसमें कुछ एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की जाएगी। ट्रेनिंग करने के दौरान या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार धन उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों को बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 श्रेणियाँ रखी गई हैं। पहली श्रेणी में ग्रास रूट के स्तर के खिलाड़ी होंगे।
इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोज कर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे। ये वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेल राज्यों को प्रतिनिधित्व करेंगे। नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण, संचालन, प्रबंधन के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इसी क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है। यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। तो इसमें क्या है, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा जिससे दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सके। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है।